हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। हम शुरुआत कर रहे हैं जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट, जो कि रोज़ सुबह में होगा 7 बजे। रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस, सुपर टेट और भी जितनी सारी परीक्षाएं आने वाली है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये क्वेश्चन ऑथेंटिक होंगे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले एक आज का मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। यानी कि वो लोग भी अभी भी गुमराह हैं जो लोग तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं और वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। और वो लोग उन लोगों से आगे होंगे। जब भर्ती आएगी तो वो लोग तैयारी करने की सोचेंगे और आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी होगी, सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा। आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज के क्वेश्चन की। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछे हुए क्वेश्चन है विभिन्न एग्जामों में। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें यो ह्यूम कहा जाता है, एक सेवानिवृत्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी थे, ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? 1862, 1876, 1884 या फिर 1891? तो ये किया था 1884 में। और इसी का नाम बदलकर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, और जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, बम्बई में। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1923, 1924, 1925 या फिर 1922? तो महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और एकमात्र बार ही बने थे, जो कि हुआ था बेलगांव, कर्नाटक में। ये हुआ था बेलगांव में हुआ था। कभी कोई पूछ लेता है कि महात्मा गांधी पहली बार कहाँ पे अध्यक्ष बने थे, तो बेलगांव ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और अब बात करते हैं 1923 में इसका अधिवेशन, इसके अबुल कलाम आज़ाद थे 1923 के। 1925 में कलकत्ता में हुआ था, सॉरी 1925 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कानपुर में। इसकी जो अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू थी। और 1922 में जो हुआ था वो हुआ था गया में, यानी कि बिहार में, सॉरी गया में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे। ये 38वां अधिवेशन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में, जनवरी 26, 1931 कलकत्ता में, या फिर 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, या फिर 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में? तो पहली बार जो राष्ट्रीय गान गाया गया था वो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। और इसकी रचना, राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। और इसकी रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने 11 दिसंबर 1911 को लिखा था। 11 दिसंबर 1911 को जनगण मन की रचना हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था, अंग्रेजों के साथ संधि किया था, होम रूल लीग से अलगाव किया था, या फिर पूर्ण स्वराज की मांग की थी? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे। पहले हमने इतिहास के लिया है, वो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, जो भी 90% क्वेश्चन जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही पूछे जाते हैं सभी विभिन्न 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 एग्जामों में। उसके बाद हमने भूगोल लिया है, उसके बाद हमने पॉलिटी का क्वेश्चन इसमें समावेश किया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया, यानी कि दोनों का पैचअप हुआ 1916 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अधिवेशन कहाँ का था? ये लखनऊ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। और एओ ह्यूम की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। और तब इसको क्या कहा जाता था? तब इसे बोलता था भारतीय राष्ट्रीय संघ। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर 1885 में इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1885 है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या फिर मद्रास? ये अधिवेशन पूछ रहा है। और ये अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। हुआ कहाँ था? बम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में किस संधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था?
लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या फिर मेरठ। ये बेसिकली पूछ रहा है कि 1916 में किस 16 के अधिवेशन में कहाँ पर मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समायोजन हुआ था, तो ये हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बेसिकली लेखपाल के लिए। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, ये तो बिल्कुल नहीं है। सऊदी अरब, कुवैत या फिर लीबिया, तो ये है सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। ये हंगरी लिखा गया, हंगरी है, ये हंगरी है, हंगरी लिखा गया है। हंगरी, जर्मनी, रोमानिया या फिर ऑस्ट्रिया। तो डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है ये बताना है। तो डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और यह नदी जर्मनी देश में ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दोनाउएंसिंग कस्बे के पास शुरू होती है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह काला सागर में जाकर समुद्र में मिलती है, यानी कि काला सागर में ये अपना पानी गिराती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। मेकांग, पर्ल, गंगा या फिर यांगसी। तो पूर्वी चीन सागर में नदी कौन सी बहती है बताना आपको है। तो यांगसी नदी जो है पूर्वी चीन सागर में बहती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अमेजन, नील, कांगो या फिर नाइजर। तो ये काटती है कांगो नदी। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी को नाइजर नदी भी कहते हैं, सॉरी जायरे नदी भी कहते हैं इसी को, जायरे या फिर इसको कांगो जायरे बोल सकते हैं। और आपको बताना है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है बताना है कमेंट बॉक्स में। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम लोग गलत आंसर देंगे। 30%, 3%, 0.3% या फिर 0.17%। तो पृथ्वी पर जो ताज़ा जल उपलब्ध है वो है मात्र और मात्र 3%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 14 अगस्त 1947 या 14 अगस्त, सॉरी ये 2 बार ऑप्शन लिख गया है। 14 अगस्त 1947 और एक है 14 अगस्त 1946 है ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक करेक्ट है। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। सर क्लाउड ओचिलेक, CH भाभा, सी राजगोपालाचारी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि 15 क्वेश्चन है। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक कि 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में या फिर 2 वर्ष में। तो बेसिकली ये 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में लिखा गया था। ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये संविधान लिखा गया था। इसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन और वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये प्रयास कैसा लगा, जिससे कि हमारे उत्साह बना रहे। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। देखिए हम लोग डेली जीके और जेएस का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और सुपर टेट और भी सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वनडे के, यहाँ तक कि ये क्वेश्चन पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज हमारा दूसरा सेशन है और आपने यदि इसको पहला सेशन नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं उसको भी आपको कैलकुलेट करना है और बताना है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले एक प्यारा सा मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में सहायता करेगा।
जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुरा कर झेलिए, धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। इस लाइन का आशय यह है कि आपके जीवन में जो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आती रहती हैं उसको लेकर के आप विचलित ना हो। छोटी छोटी कठिनाइयाँ तो जीवन में आती रहती हैं, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसी को लाह कर आगे बढ़ जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। यदि आपको बहाना बनाना है तो आपके लिए कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करेगा, लेकिन आपको यदि बहाना नहीं बनाना है, अपने काम को करना है, तो आपके लिए कोई भी बाधा बाधा नहीं रह जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। हम आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री से है। हमने इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को लिया है, जो कि हिस्ट्री के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है और जो ज्योग्राफी है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को, जो कि 1885 से 1905 को किस नाम से जाना जाता है कि, या फिर और क्या कहा जाता है? यहाँ पे को होगा अंतिम, आरंभिक, मध्यम या फिर संकटपूर्ण। तो इसको बोला जाता है मध्यम, और इसका नाम है उदारवादी, जिसको हम लोग इसको उदारवादी चरण भी कहते हैं। और मध्यम जो कि 1885 से 1905 तक होता है, इसमें कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उदारवादी उदारवादी चरण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सी। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? मिंटो, कर्जन, चेम्सफोर्ड या फिर अरविन? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और यह हिंदू और मुस्लिमों को बेसिकली फूट डालना चाहता था, कि उनकी एकता को भंग करना चाहता था, इसलिए इसने बंगाल का विभाजन किया था। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिल सेकेंड, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड हार्डिंग? तो ये लॉर्ड कर्जन ही था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? 7 अगस्त 1905, 19 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905 या फिर 1 सितंबर 1905? तो जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 16 जुलाई 1905, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और ये प्रभावी कब से हुआ था? ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हुआ था। तो जब घोषणा पूछेगा तो 1905, और जब प्रभावी या फिर लागू पूछेगा तो 16 अक्टूबर 1905 होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो किसने बंगाल विभाजन के विरोध का आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे, को क्या कहा जाता है? डैश डैश, इसका मतलब है क्या कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, विदेशी आंदोलन या फिर होम रूल आंदोलन? तो उसको बोला जाता है स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और जब 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई, इस आंदोलन में विदेशी सामानों, खासकर कपड़ों, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया था। कि ऐसा कहा था कि हम लोग जो है विदेशी कपड़ों का यूज नहीं करेंगे और स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का उपयोग करेंगे, इसलिए इसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल का एक उदाहरण है? बताना है कौन सा सतह पर जल का एक उदाहरण है? झील, कुआं, समुद्र या फिर टैंकर? तो क्या है? यह है झील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? महासागर,
सागर, खारा पानी या फिर नदी। तो मीठे पानी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और पृथ्वी के जलमंडल का लगभग 97.5 यानी 97.5% भाग खारे पानी के रूप में समुद्र में मौजूद होता है। यानी कि 97.5% खारा पानी है जो समुद्र में मौजूद होता है। जो 2.5% जल है वही मीठे जल के रूप में उपलब्ध है। लगभग इसको 2.5 से 3% के आसपास हम लोग बोल सकते हैं कि 2.5 से 3% के आसपास ही पानी जो है मीठे जल के रूप में मौजूद है, जो कि नदियों द्वारा बहाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस या फिर यूक्रेन। ये स्थित कहाँ पे है बताना है। तो यह जो स्थित है ये है रूस में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? माउंट पुंसेक जया, माउंट चिम्बाराजो, माउंट किलिमंजारो या फिर माउंट एकांकागुआ। इसमें कौन सा जो है पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये जो माउंट चिम्बाराजो है ये सबसे दूरतम स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और यह इक्वाडोर पर्वत की चोटी है ये। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8,200 मीटर, 8,848 मीटर, 8,500 मीटर या फिर 9,000 मीटर। तो यह 8,848 मीटर, कहीं कहीं 8,850 देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो रहेगा उसको लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय या फिर रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। ये कैसा माना गया है भारतीय संविधान को, यह है आपको बताना है। तो जो भारतीय संविधान है वह रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और एकात्मक का मतलब क्या होता है? ऐसा संविधान जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, उसे एकात्मक बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? नेहरू, गांधी, जेपी नारायण या फिर एम.एन. राय। किसने जो है 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था या फिर प्रस्ताव लाया था संविधान सभा का? तो ये थे एम.एन. राय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम नाम क्या है या फिर कौन थे? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, वी पट्टाभिरामैया, एच.सी. मुखर्जी या फिर के.एम. मुंशी। ये कौन थे? ये थे एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, सही है। और जो वी पट्टाभिरामैया हैं ये जो हैं ये हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान सभा द्वारा किस डेट को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था? यानी कि अपनाया कब गया था? 29 अक्टूबर 1949, 22 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 3 जनवरी 1949। तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और ये जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो कुछ ऑप्शन में रहेगा उसको बताना है। इसमें बेसिकली 2 क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट इस सेशन का। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 12, 13, 15 या फिर 17। तो भारतीय संविधान में कुल 15 महिला सदस्य थीं। और इस तरह से समाप्त होता आज का सेशन। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।